हेलो बच्चों। तो अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको वेव फंक्शन बताया था, है ना। क्या बताया था आपको बच्चों? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के बारे में अपन बात कर रहे थे। एक दो दिन से इसमें वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो आज अपन वापस स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को। वेव फंक्शन कुछ ऐसा था, है ना। साइन से अपन ने रिप्रेजेंट किया था वेव फंक्शन को, है ना। अगर वन डायमेंशन है तो एक्स ले रहा हूँ, अगर 3D की बात करूंगा तो एक्स वाई जेड तीनों लूंगा, है ना। एक्स टी ए की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आया था बच्चों। थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसके अंदर h का डिवाइड करूँ h बार का और h बार का मल्टीप्लाई करूँ, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों, बिल्कुल, है ना। मैंने क्या किया, h बार का मल्टीप्लाई कर दिया, h बार का डिवाइड कर दिया। तो h बार का मल्टीप्लाई किया तो h बार ओमेगा और या इधर इसको लिख देता हूँ h बार के x। तो आपने बच्चों पढ़ा था h बार ओमेगा को अपन क्या लिखते हैं, e लिखते हैं एनर्जी, और h बार के को क्या लिखते हैं अपन, मोमेंटम v। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो आप देख लेना, है ना। साइन एक्स टी इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच बार, और यहाँ से आ जाएगा ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आई थी, ये आपके पास वेव फंक्शन आ गया था। अब इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो वेव फंक्शन है आपका, उसकी आपको क्या देखनी है बच्चों, प्रॉपर्टी देखनी है। सिंपल सा आप देख सकते हो, अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या टर्म आ रहा है, आयोटा का टर्म आ रहा है। तो आपको पता है किसका फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टर्म है ये। आपको पता है अगर कॉम्प्लेक्स टर्म होगा तो इसका मतलब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि फाई एक्स टी है, वो क्या है, ए प्लस आयोटा बी है। इसमें कुछ ऐसा टर्म होगा जो रियल होगा, और कुछ कैसा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो ए प्लस आयोटा बी, ये आपका ऐसे ही आप लिखते हो, इमेज कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसको, है ना। तो अगर मैं इस फाई का कॉन्जुगेट लूं, ये क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेना आपको आता होगा, है ना, क्योंकि आपने 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉन्जुगेट फंक्शन पढ़ा होगा। कॉन्जुगेट ऑफ फाई स्टार, तो इसका क्या होगा बच्चों, ए माइनस आयोटा बी। अपन कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, सिंपल सा अपन जहाँ पे प्लस होता है वहां पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आयोटा में जहाँ आयोटा के आगे प्लस होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। ये कॉन्जुगेट ले लिया आपने। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, फाई और फाई स्टार को, मैं एक्स और टी नहीं लिख रहा हूं इस बार, है ना। तो जब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा कुछ, यही आएगा क्या, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। लेकिन आयोटा का स्क्वायर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। और साइन स्टार को अगर मल्टीप्लाई करूं मैं, साइन मल्टीप्लाई साइन स्टार, ठीक है, ये साइन स्टार क्या है, कॉन्जुगेट है। तो अपन इसको क्या बच्चों, इन दोनों का, अगर ये दोनों एक माइनस का एक प्लस का, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको ऐसा ही समझ में नहीं आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि बीच में आप देख सकते हो आयोटा है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बच्चों अपन लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी तक, अगर इस साइन एक्स टी को मैं क्या करूं, वैल्यू निकालूं, तो ये बच्चों क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आपसे पूछ सकता है कोई कि आप इस वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल के बताओ, तो बच्चों इस p को क्या बोलते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन एक्स टी, है ना। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। और अगर सिंपल सा अगर आपको अनरूट करके ये साइन की वैल्यू निकालनी हो, इसके आप वैल्यू निकालोगे सिंपल, जैसे एक्स वाई जेड में कोई भी वैल्यू आप निकालते होंगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के का होता था, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अनरूट करके आप वैल्यू निकालते थे। तो वो क्या होगा, उस साइन का मॉडुलस होगा इसके, आप जैसे अनरूट करके वैल्यू निकालोगे उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ज्यादा बताने की जरूरत है, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
अब जो वेव फंक्शन पढ़ा है उसका नॉर्मलाइजेशन निकालना हो, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन अगर आपको करना हो तो क्या करो बच्चों, सिंपल सा आपको नॉर्मलाइजेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप क्या कर दो, फाई एक्स टी, है ना। एक्स वाई जेड अगर 3D है, मैं बार बार एक बार एक्स टी लिख रहा हूँ, एक बार एक्स वाई जेड, अगर 3D होगा तो एक्स वाई जेड तीनों आएंगे, अगर 1D की बात करूंगा तो केवल एक्स आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो आपको ऐसे ये कर क्यों रहे हैं अपन, आपको अगर वैल्यू निकालने, कोई कंडीशन निकालने तो आप इनका यूज कर सकते हो। अगर आपको ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन निकालना हो, आपको बोल दे कि एक ऐसी कंडीशन है वहां पे आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है या नॉर्मलाइजेशन है ना, तो आप उस कंडीशन पे वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल कर आराम से निकाल सकते हो। आपको बोल दे कि यहाँ पे आपका वेव फंक्शन क्या ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल के केस में बच्चों क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी भी होगी, बस वेव फंक्शन के अंदर नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। इसकी वैल्यू अगर ऑर्थोगोनल होता है तो कितनी होती है, 0 होती है। तो ये सिंपल सा इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी थी कुछ जो आपको पता होना चाहिए। अब वेव फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, उसकी सारी चीजें अपन वैल्यू निकाल पाए, ये सारी चीजें हैं। तो इसके बाद अपन श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों भी पढ़ते हैं अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, अलग अलग नामों से प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर बोलते हैं कई जगह, है ना। तो इसमें देखो बच्चों, देखो ये जो थ्योरी है ये आपको पता होगा, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, अपन जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे, थोड़ा सा आपको बता दूं जिससे आपको क्या है कि चीजें लिंक हो जाए। क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी है वो डी ब्रोगली थे, डी ब्रोगली की थ्योरी से ही आपकी क्वांटम मैकेनिक्स स्टेब्लिश हुई है। डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि अगर कोई भी मटेरियल है, उसका कोई मटेरियल का पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है तो उसके साथ वेव कैरेक्टर उसका कंफर्म होगा, है ना। अगर आपका कोई भी पार्टिकल, आप सुन लो दोबारा, डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि आप अगर कोई भी पार्टिकल या किसी भी मटेरियल का पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो उसके साथ वेव कैरेक्टर होगा, वो वेव की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो इसी को देख के जो ब्रांच बनी थी वो ब्रांच थी बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। तो अब ये तो हो गया कि ये पता चल गया कि क्वांटम मैकेनिक्स में अपन उस वेव नेचर की स्टडी करेंगे या जो पार्टिकल मोशन में होगा उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन उसकी स्टडी बिना मैथमेटिक्स के करना पॉसिबल नहीं था, है ना, क्योंकि आप इक्वेशन बनाओगे तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। और उस समय के सबसे जाने माने एक फेमस साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रोडिंगर, है ना। उन्होंने बोला कि इसकी इक्वेशन के बिना आप इस इक्वेशन को, आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझ नहीं पाओगे। आपके पास थ्योरेटिकल चीजें हैं सारी, लेकिन आपको इसको मैथमेटिकल अगर प्रूव करना है तो इस श्रोडिंगर का यूज लेना पड़ेगा। तो आपसे कोई पूछे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, तो जो डी ब्रोगली ने क्वांटम मैकेनिक्स का आपने को प्रिंसिपल दिया था उसका मैथमेटिकल फॉर्म ही है ये, है ना। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में उसका मैथमेटिकल, जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन पढ़ते हैं उसका भी अपन बोलो कि उसका मैथमेटिकल फॉर्म ही है ना, वो अपन किसमें पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे बच्चों। देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करूं, मैक्सवेल ने अपने को इक्वेशन दी थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। मैं आपको याद दिला दूं, फिर मैंने मैक्सवेल की 4 इक्वेशन बताई थी, 4 में सबसे लास्ट में जो इक्वेशन आई थी वो कुछ ऐसे इक्वेशन थी। कुछ ऐसे इक्वेशन थी, डेल स्क्वायर ही माइनस डेल स्क्वायर ही अपॉन डेल टी स्क्वायर 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ई क्या था, वेव एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड वेव बोल सकते हैं, और वी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कई जगह आपको सी भी दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपन वेलोसिटी कितनी लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही लेते हैं, वी या सी। तो डेल स्क्वायर ई माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर, ये इक्वेशन दी थी अपन ने, मैक्सवेल साहब ने इक्वेशन अपने को बना के दे दी थी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी, उसमें ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें जो वेरिएबल था वो चेंज क्या हो रहा था, ये ई चेंज हो रहा था। लेकिन अपन ने जब वेव फंक्शन पढ़ा तो अपने को पता चला कि वेव फंक्शन के अंदर चेंज होने वाली चीज क्या है इस वेव इक्वेशन में, साइन। और साइन भी कौन सा, अगर 1D की बात कर रहा हूं तो xt, मतलब इनका वेरिएबल ई था, लेकिन अपनी वेव इक्वेशन में अपने को पता है कि वेरिएबल क्या है, ये साइन है, जो टाइम के साथ और x के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। इसका मतलब जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो उसको कुछ ऐसा लिखूं,
x की बजाय अगर आप पोजीशन वेक्टर r ही लिख दूं तो अच्छा रहेगा ना बच्चों, r ही लिख देता हूं क्योंकि r है तो उसमें x y z तीनों आ जाएंगे। तो कुछ बच्चों ऐसी इक्वेशन आएगी, है ना। ये डेल है क्या, क्या है ये डेल? क्या ऐसा लिखूं गलत है, इसको इक्वल कर दूं कोई, चलो इधर लिख देता हूं 0। क्या यही आपकी इक्वेशन है? लेकिन आप इसमें देख रहे हो बच्चों दो चीजें, तो श्रोडिंगर की इक्वेशन अपन इससे आगे डेराइव कर सकते हैं आराम से, है ना। वो मैं आपको डेराइव करके बताऊंगी भी, लेकिन बेसिक मैं इसलिए बताया क्योंकि हेडिंग क्या डाली है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये वेव इक्वेशन आई कहाँ से, क्यों अपन पढ़ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस क्रम में कोई ना कोई इक्वेशन आएगी जिसके अंदर जो आपका साइन है वेव फंक्शन वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसके बाद देखो एक तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखो जब भी कोई भी पार्टिकल मूव करेगा, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि कोई पार्टिकल मेरा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अगर वो टाइम पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन, ये बच्चों दो टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की? एक होती है टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, और एक इक्वेशन है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों टाइप की इक्वेशन बच्चों मैं आपको बताऊंगा इसमें, है ना। तो इसके बाद अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक मैंने इसका श्रोडिंगर इक्वेशन का बता दिया, अपन इसके नेक्स्ट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए।